नमस्कार दोस्तों, 19 अगस्त को संगणक की जो पहली टेस्ट सीरीज आयोजित हुई है उसका सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए, बड़े अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 61, यदि किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत बढ़ने से प्रभावित नहीं होती, यानी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत बढ़ने से प्रभावित नहीं हो रही, उसकी कीमत बढ़ने से प्रभावित नहीं हो रही, यानी वस्तु की प्राइस है वो क्या कर रही है? बढ़ रही है, पर उसकी डिमांड स्थिर है। ठीक है, ये कंडीशंस आपकी यहाँ बन रही है क्वेश्चंस की। तो वो कौन सी वस्तु होगी? तो बेटा आपको मैंने पढ़ाया है कि अति अनिवार्य वस्तुओं में कीमत घटने या बढ़ने का इनकी मांग की मात्रा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अति अनिवार्य वस्तुओं की कीमत घटे या बढ़े, इसका इनकी मांग की मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए उत्तर आएगा यहाँ अति आवश्यक कह दो, अति अनिवार्य वस्तुएं कह दो, उत्तर आएगा बेटा वो सी। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने उदाहरण दिया था दवाई वाला कि अगर एक व्यक्ति की ऐसी कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर ने कहा कि आपको एक गोली रोज़ लेनी पड़ेगी। अगर वो गोली 10 रुपये की मिल रही है तो भी रोज़ की एक लेगा, 20 की मिलती है तो भी एक लेगा, 5 रुपये की मिलती है तो भी एक ही लेगा। यानी कीमत घटने और बढ़ने का दवाई की मात्रा है, मांग की मात्रा है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 62, कीमत मांग लोच को परिभाषित किया जा सकता है, यानी मांग की लोच की परिभाषा पूछ रहा है। तो मांग की लोच क्या होती है? मांग की लोच होती है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और ऊपर होता है मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत हमेशा नीचे से होती है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांग की मात्रा में होने वाला परिवर्तन, उसको कहा जाता है बेटा वो मांग की लोच। तो देखो, किसी वस्तु की मांग के आपेक्षिक बदलाव नहीं, मांग के बदलाव से नहीं, कीमत के बदलाव से मांग की मात्रा में होने वाला बदलाव। तो किसी वस्तु की कीमत में आपेक्षिक बदलाव से उसकी मांग की मात्रा में होने वाला परिवर्तन है, वो बेटा जी क्या कहलाता है? वो आपका कीमत लोच कहलाती है। कीमत में परिवर्तन से मांग की मात्रा में होने वाला परिवर्तन। तो यहाँ उत्तर कौन सा हो गया? यहाँ बी उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखिए, बाजार के किस रूप के तहत एकाधिकार प्रतियोगिता के बाजार की तुलना में मांग वक्र का ढाल अधिक होता है? तो बेटा मांग वक्र का ढाल आप देखें, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता में आपने देखा है तो ये होता है AR बराबर MR बराबर D बराबर P। दूसरा कौन सा देखा था आपने? एकाधिकार। एकाधिकार में ढाल ये देखा था आपने, ये MR, ये आपका AR इक्वल टू क्या होता है? D। तीसरा एकाधिकारात्मक, एकाधिकारात्मक में मांग वक्र का आपने देखा हो तो ये होता है, ये कम गिरता हुआ होता है, ये MR, ये AR बराबर क्या होता है? D। फिर अपन बात करें अल्पाधिकार, तो अल्पाधिकार में आपने मांग वक्र कैसा पढ़ा है? मोड़दार, किंग्ड। ये अल्पाधिकार में होता है, ये किंग्ड मांग वक्र होता है। तो प्रश्न हमारे से पूछा है कि किस बाजार के किस रूप के तहत एकाधिकार की तुलना में मांग वक्र का ढाल अधिक होता है? एकाधिकार प्रतियोगिता, यानी इस बाजार की अपेक्षा एकाधिकारात्मक बाजार की अपेक्षा मांग वक्र का ढाल अधिक होता है। तो देखो, एकाधिकार में एकाधिकारात्मक की अपेक्षा मांग वक्र का ढाल अधिक होता है। तो उत्तर क्या आएगा यहाँ? एकाधिकार। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 64, निम्न में से कौन सा सही है? राष्ट्रीय आय के समीकरण दे रखे हैं। साधन लागत पर NNP, यानी क्या हो गया? NNP FC, NNP बाजार मूल्य पर NNP MP माइनस NIT। तो ये बिल्कुल पहला ही सही है, क्योंकि आपको पता है अगर मार्केट प्राइस में से NIT को घटाते हैं तो फैक्टर कॉस्ट निकलता है। तो यहाँ ए विकल्प है वो बिल्कुल सही है।
बी विकल्प बाजार मूल्य पर एनएनपी, साधन लागत पर एनएनपी। तो साधन लागत से बाजार मूल्य निकालना हो तो एनआईटी माइनस नहीं होता, प्लस होता है, तो ये तो गलत है। बाजार मूल्य पे एनएनपी, साधन लागत पे एनएनपी, मूल्यह्रास। बेटा जी ध्यान रखना, एनएनपी में से, नेट में से कभी मूल्यह्रास होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नेट तो मूल्यह्रास घटने के बाद ही निकला हुआ होता है। बाजार मूल्य पे एनएनपी, साधन लागत पर एनएनपी, क्योंकि यहाँ एनएनपी में मूल्यह्रास। अब देखो यहाँ बाजार मूल्य दे रखा है, यहाँ साधन लागत दे रखा है, इसलिए भी गलत है। तो उत्तर कौन सा आ गया? यहाँ ए आ गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65, जब अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति हो, यानी मुद्रास्फीति की दर ज्यादा है, और आपको पता है मुद्रास्फीति आती कब है? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार होता है। तो सीधी सी बात है, मुद्रास्फीति की दर ज्यादा है तो उस अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति वो बढ़ जाती है, यानी मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होती है, इसीलिए तो उसमें मुद्रास्फीति है। तो उत्तर कौन सा आ गया? सी। नेक्स्ट, निम्न में से मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होती है, युद्ध जनित यानी आपातकालीन मुद्रास्फीति होती है, कीमत जनित मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं होता है। उत्तर कौन सा आ गया? डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये राजस्थान में औद्योगिक विकास की 4 संस्थाएं दे रखी है। पहली है राजस्थान वित्त निगम आरएफसी, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1955, बिल्कुल सही है। फिर है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन 1963, ये गलत है, क्योंकि राजसिको की स्थापना 1963 में नहीं 1961 में हुई थी। रिको की स्थापना 1980 में हुई थी, सही है, क्योंकि रिको ने स्वतंत्र रूप से काम करना प्रारंभ 1980 से किया है। रूडा की स्थापना 1995 में हुई है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ बेटा जी बी विकल्प हैं वो सही सुमेलित नहीं है। फिर आप देखिएगा प्रश्न संख्या 68, निम्न में से प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं? राजस्थान में मक्का का उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? तो राजस्थान में मक्का का उत्पादन वो मेवाड़ क्षेत्र में ज़्यादा होता है। तो मेवाड़ क्षेत्र में होता है तो चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद आ गया। चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, राजसमंद है, ये राजस्थान में मक्का उत्पादन के अग्रणी जिले हैं। 2021-22 में राजस्थान में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? बेटा जी 2021-22 में राजस्थान में जो स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय वो 80,545 रुपये रही है, 80,545 रुपये रही है। नेक्स्ट, विक्रय लागत की अवधारणा। विक्रय लागत की अवधारणा, विक्रय लागत आती किसमें है? एकाधिकारात्मक बाजार में विक्रय लागतें आती है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में विक्रय लागतें आती है। विक्रय लागतों का मतलब है विज्ञापन के ऊपर खर्च करना, डिजाइन, पैकिंग, सजावट, गुणवत्ता, इनके ऊपर खर्च करना, ये विक्रय लागतें होती है। और विक्रय लागतें चूंकि एकाधिकारात्मक बाजार से संबंधित है, और एकाधिकारात्मक बाजार का विचार है वो प्रोफेसर चेम्बरलिन ने दिया है, प्रोफेसर चेम्बरलिन ने दिया है। तो यहाँ उत्तर आएगा बेटा उसका बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? वस्तु विभेद का होना, तो एकाधिकारात्मक बाजार में वस्तु विभेद होता है, सही है। फर्म का कीमत पर आंशिक नियंत्रण होना, सही बात है। क्यों? क्योंकि पूरा नियंत्रण तो कहाँ होता है? एकाधिकार में तो पूरा नियंत्रण होता है। एकाधिकारात्मक बाजार में पूरा नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि एकाधिकारात्मक बाजार में फर्में कीमत का निर्धारण करते समय अन्य फर्मों की कीमतों को ध्यान में रखती है। मांग वक्र का नीचे गिरता हुआ होना, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि मांग वक्र ये होता है, एकाधिकारात्मक पढ़ रहे हैं तो AR बराबर D होता है, तो नीचे गिरता हुआ है। और मांग वक्र का अनिर्धारित होना, मांग वक्र अनिर्धारित बेटा अल्पाधिकार में होता है, किंक्ड होता है, विकुंचित होता है, अनिर्धारित होता है, तो ये एकाधिकारात्मक का लक्षण नहीं है, ये बेटा जी अल्पाधिकार का लक्षण है। उत्तर कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मत राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित की जाएगी? यानी किसको जीएनपी में सम्मिलित किया जाएगा? पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय जीएनपी का पार्ट नहीं होती, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जीएनपी का पार्ट नहीं होता, कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा योगदान जीएनपी का पार्ट नहीं होता। पर ध्यान रखना, पुरानी वस्तुओं की बिक्री पर मिलने वाला कमीशन है वो जीएनपी का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये कमीशन वर्तमान सेवा का परिणाम है। नेक्स्ट, बहुत अधिक मुद्रा कम वस्तुओं का पीछा करे, यानी
डिमांड तो क्या है, ज़्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि मार्केट में मनी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये कौन सी हो गई? ये बेटा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति हो गई, मांग प्रेरित या मांग जन्य। प्रश्न संख्या 74, निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण है? मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति में बेटा 10 टूल्स बता रखे हैं मैंने, CRR, SLR, BR, RR, RRR, OMO, मार्जिन परिवर्तन, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये 10 आते हैं। तो GST का संबंध कर से हैं, और कर बेटा जी राजकोषीय नीति में आते हैं। सार्वजनिक ऋण ये राजकोषीय नीति में आते हैं। सार्वजनिक आय वे हैं, ये भी राजकोषीय नीति में आता है। पर रेपो रेट है वो मौद्रिक नीति का पार्ट होता है, मौद्रिक नीति का टूल्स होता है। तो उत्तर कौन सा आएगा यहाँ? बी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार। तो राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है, और भारत की बात करें तो भारत में 1.08 हेक्टेयर है। राजस्थान में 2.73 हेक्टेयर है और भारत में 1.08 हेक्टेयर है। निम्न में से कौन सा भामाशाह योजना का भाग नहीं है? बेटा भामाशाह योजना राजस्थान सरकार की योजना रही है, अब तो इसकी जगह जन आधार योजना चला दी गई है। 18 दिसंबर 2019 से जन आधार योजना घोषित की गई, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू भी हो गई है। भामाशाह योजना है, ये पहला चरण इसका 1 अप्रैल 2008 से शुरू हुआ था और दूसरा चरण 15 अगस्त 2014 से शुरू हुआ था। भामाशाह योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाना रहा है। इसमें परिवार का एक खाता खोला गया, खाते की मुखिया है वो महिला सदस्य को बनाया गया, और बेटा जी परिवार को सरकारी योजनाओं का मिलने वाला समस्त आर्थिक लाभ हैं वो महिला के खाते में दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया था। तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित रही है। वित्तीय समावेशन की योजना है, इसका सामाजिक अंकेक्षण भी होता है। लाभार्थी को अनुदान नकद भुगतान, नगद नहीं, खाते में दिए जाने का प्रावधान किया गया था, इसीलिए तो खाता खोला था। उत्तर कौन सा आएगा? डी। निम्न में से कौन सा राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? बेटा जी ध्यान रखना, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999-2000, ठीक है। और भारत में अगर पूछता तो भारत में अभी है 11-12। चूंकि राजस्थान का पूछा है तो 1999-2000 हमारे को उत्तर करना होगा। यदि कीमत में वृद्धि या कमी होने पर कुल व्यय स्थिर रहता है। बेटा जी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर कीमत घटे या बढ़े, कुल व्यय स्थिर रहता है तो मांग की लोच हमेशा इकाई के बराबर होती है। जहां भी कुल व्यय स्थिर रहेगा मांग की लोच हमेशा इकाई के बराबर होगी। उत्तर कौन सा आएगा? ए। नेक्स्ट, मुद्रा के प्राथमिक कार्य माने जाते हैं। तो मुद्रा के 2 कार्य है वो प्राथमिक माने जाते हैं, एक तो विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल्य का मापन। तो देखो विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापन, ये 2 प्राथमिक कार्य होते हैं, बाकी सारे सहायक या गौण कार्य होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 80, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है प्रोफेसर डाल्टन के द्वारा दिया गया है। डाल्टन ये कहता है कि सरकार को अपना जो राजस्व है उसको इस प्रकार से खर्च करना चाहिए कि अधिक से अधिक जो लोग हैं इसको इसका लाभ मिले। इसको अधिकतम लाभ का सिद्धांत है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत वो भी कहा जाता है। और ये दिया किसने? प्रोफेसर डाल्टन ने दिया है। और डाल्टन कह रहा है कि सरकार को अपने राजस्व को इस प्रकार से खर्च करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। ये अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है।